गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को कक्षा 11 की बायोलॉजी का पहले चैप्टर में पढ़ना है भ्रूणीय विकास, भ्रूण का विकास। हम लोग पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म जो कर रहे थे, इसमें निषेचन तक पढ़ चुके थे। डबल फर्टिलाइजेशन हो गया था, ट्रिपल फ्यूजन हो गया था, ये सारी चीजें हो चुकी थी। ठीक है, हमें निषेचन पश्च की घटनाओं को देखना है। अब निषेचन के बाद क्या होता है, हमने निषेचन में देखा था कि द्विगुणित भ्रूण बन गया था और हमारा क्या बन गया था, एक एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन गया था। ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, हमारा जब लास्ट में इस तरीके का एक फिगर बना था इम्ब्रियो सेट के अंदर, यहाँ पर क्या बन गया था, जाइगोट बन गया था और यहाँ पर एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन गया था। ये चीजें आपने देख ली थी। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ये जाइगोट जो है ये भ्रूण में कैसे बदलता है। ठीक है, देखिए जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट की कोशिका सबसे पहले विभाजन करती है। विभाजन करके दो कोशिकाओं में बदल जाती है। इनमें से एक कोशिका कहलाती है सस्पेंसर सेल। एक कोशिका क्या कहलाती है, सस्पेंसर सेल कहलाती है, और दूसरी कोशिका कहलाती है इम्ब्रियोनल सेल। दूसरी कोशिका होती है इम्ब्रियोनल सेल। इसके बाद ये जो सस्पेंसर सेल होती है, ये बार बार विभाजन करके लगभग 8 से 10 कोशिकाओं की एक लंबी नली के समान संरचना बना लेती है। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये जो सस्पेंसर है ये इम्ब्रियोनल सेल हो गई। इसके बाद हमारा जो सस्पेंसर है ये कुछ इस तरीके से कोशिकाओं की एक लंबी लंबी संरचना बना लेती है। इस तरीके की कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से एक कोशिका इसमें ऊपर की ओर रहती है और एक कोशिका इसमें यहाँ नीचे की ओर रहती है। ठीक है, देखिए ये सस्पेंसर विभाजन करके एक लंबी संरचना बना लेता है। इस संरचना को कहा जाता है सस्पेंसर। ये क्या होता है, ये होता है सस्पेंसर। सस्पेंसर के सबसे नीचे वाली कोशिका ये कहलाती है हॉस्टोरियल सेल। सबसे नीचे वाली कोशिका क्या कहलाती है, हॉस्टोरियल सेल कहलाती है। और ये वाली कोशिका जो कि इम्ब्रियोनल सेल के पास में उपस्थित होती है, ये वाली कोशिका, ये कोशिका कहलाती है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस सेल। ठीक, तो सस्पेंसर कोशिका ने विभाजन करके सस्पेंसर बना लिया। सस्पेंसर के सबसे नीचे हस्टोरियल सेल होती है और ऊपर होती है हाइपोफाइसिस सेल। इसी अवस्था में जो ऊपर वाली इम्ब्रियोनल सेल होती है, ये विभाजन करके इसमें क्या होता है, इस वाली कोशिका में विभाजन होता है। ठीक है, ये पहले समकोण पर विभाजित होती है जिससे कि 4 कोशिकाएं बन जाती हैं और फिर से इन चारों कोशिकाओं में एक बार और विभाजन होता है जिससे कि 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार इम्ब्रियोनल सेल 8 कोशिकाओं में बदल जाती है और यहाँ पर ये सस्पेंसर अब काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसके नीचे वाली कोशिका होती है जिसको हम हॉस्टोरियल सेल बोलते हैं, ये इसकी हाइपोफाइसिस होती है और ये पूरा क्या है, सस्पेंसर होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में अब इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट स्टेज। ये हो जाता है ऑक्टेंट स्टेज। ठीक है, ध्यान देना है, सस्पेंसर सेल ने सस्पेंसर बनाया, इम्ब्रियोनल सेल बार बार विभाजन करके समकोण पर विभाजित होती है और 8 कोश की अवस्था बन जाती है। इस अवस्था में भ्रूण को बोला जाता है ऑक्टेंट स्टेज। ये भ्रूण की कौन सी अवस्था है, ऑक्टेंट स्टेज होती है, अष्टक अवस्था होती है। ठीक है, यहां पर अब आपको क्या करना है, भ्रूण का ये जो नीचे वाली 4 कोशिकाएं होती हैं, यानी हाइपोफाइसिस के पास वाली जो 4 कोशिकाएं होती हैं, इन 4 कोशिकाओं में से ये चारों कोशिकाएं विकसित होकर के क्या बनाएंगी, रेडिकल बनाती हैं और हाइपोकॉटल बनाती हैं। अब यहाँ पर इसमें विकास होता जाएगा और ये कुछ इस तरीके का आकार ग्रहण कर लेता है। ये जो भ्रूण है इस तरीके का आकार ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर ये हाइपोफाइसिस सेल है, ये सस्पेंसर है। ठीक है, और ये नीचे वाली कोशिका है। ठीक है, ये पूरा क्या है, सस्पेंसर है। अब देखेंगे आप ध्यान से, जो हाइपोफाइसिस, ये हाइपोफाइसिस की पास वाली 4 कोशिकाएं जो होती हैं, ये चारों कोशिकाएं विभाजन करके यहाँ पर ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया कहलाता है रेडिकल। क्या बनाती हैं, रेडिकल बनाती हैं। और इसके नीचे का जो ये वाला एरिया होता है, इस एरिया को बोला जाता है हाइपोकॉटिल। ठीक है, तो ये वाला एरिया हो जाएगा रेडिकल। ये एरिया हो गया रेडिकल। ठीक है,
अब मैं आपको इस साइड लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा रेडिकल, ये वाला एरिया जो इतना एरिया आप देख रहे हैं, और ये जो नीचे वाला एरिया होता है इसको कहा जाता है हाइपोकॉटिल, इसको कहते हैं हाइपोकॉटिल। ठीक है, तो नीचे की जो 4 कोशिकाएं होती हैं, ये 4 कोशिकाएं विकसित होकर के क्या बनाती हैं, रेडिकल बनाती हैं और हाइपोकॉटिल बनाती हैं। जो ऊपर की 4 कोशिकाएं होती हैं जो कि न्यूसेलस की ओर होती हैं, ठीक है, इनमें ये वाली चीज जो है ना, ये चीज हमारे उसमें बीजांड में आप देखेंगे तो माइक्रोपाइल, अभी जब ये डेवलप हो जाएगा मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ये वाला एरिया माइक्रोपाइल की तरफ रहता है, और जो ऊपर वाला एरिया है ये कहाँ रहता है, ऊपर न्यूसेलस का या चैलेजा की तरफ रहता है। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर की ये चैलेजा की तरफ वाली कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं डेवलप होकर के क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं कॉटिलिडन्स और प्लूमूल। ठीक है, इस तरीके से ये 2 क्या बन जाते हैं, ये बनते हैं कॉटिलिडन्स। ठीक है, ठीक, ऊपर की 4 कोशिकाएं विकसित होकर के कॉटिलिडन्स बनाती हैं, ये 2 संरचना जो दिख रही हैं ये कॉटिलिडन्स कहलाती हैं, और यहाँ पर इतना एरिया जो है, ये 2 कोशिकाएं ये क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं प्लूमूल। ठीक, ये होता है प्लूमूल। ठीक है, ध्यान देना है आपको, जो माइक्रोपाइल के तरफ यानी हाइपोफाइसिस के पास 4 कोशिकाएं होती हैं, ये चारों कोशिकाएं विकसित होकर के रेडिकल, ये इतना एरिया रेडिकल का है और नीचे हाइपोकॉटिल बनाती हैं। ऊपर की 4 कोशिकाएं प्लूमूल और कॉटिलिडन्स में बदल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो रेडिकल होता है, रेडिकल के द्वारा भ्रूण से जड़ तंत्र का निर्माण होता है और प्लूमूल के द्वारा तने तंत्र का निर्माण होता है इसका। ठीक है, तना बनता है, रेडिकल के द्वारा क्या बनता है, जड़ बनता है। इस प्रकार से भ्रूण का विकास हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस अवस्था में भ्रूण को कहा जाता है प्री इम्ब्रियो, यहाँ पर भ्रूण को कहा जाता है प्री इम्ब्रियो, यहाँ पर इसको बोला जाता है ग्लोब्यूलर। ठीक, ये होता है ग्लोब्यूलर और ये होता है हार्ट शेप। ये कैसा होता है, हार्ट शेप, आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्ट शेप। ठीक है, आपके विकल्प में एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भ्रूण के विकास का सही क्रम क्या है, तो भ्रूण के विकास का सही क्रम आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रो इम्ब्रियो होता है, ये क्या होता है, प्रो इम्ब्रियो, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राक भ्रूण, इसको आप नोट कर लेना। सबसे पहले होता है प्राक भ्रूण। ठीक है, इसके बाद होता है गोलाकार, इसके बाद क्या होता है, गोलाकार, और गोलाकार के बाद होता है हृदयाकार। ठीक है, हृदयाकार, ये यही क्रम रहता है इसका, हृदयाकार भ्रूण। ठीक है, ये आपके विकल्प में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ये आपको याद रखना है कि भ्रूण के विकास होने का क्रम क्या है। ठीक है, एक बार आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूं, जब हमारा जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनने से जाइगोट की कोशिका, जाइगोट जो होता है इसकी कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, नीचे वाली सस्पेंसर सेल, ऊपर वाली इम्ब्रियोनल सेल कहलाती है। सस्पेंसर सेल बार बार विभाजन करके सस्पेंसर बना लेती है। इस सस्पेंसर की नीचे वाली कोशिका हॉस्टोरियल सेल कहलाती है, ऊपर वाली कोशिका हाइपोफाइसिस कहलाती है। इसी समय इम्ब्रियोनल सेल में समकोण पर विभाजन होते हैं, जिससे कि इम्ब्रियोनल सेल 8 कोशिकीय अवस्था में आ जाती है। इस अवस्था में इसको ऑक्टेंट स्टेज बोला जाता है। नीचे की 4 कोशिकाएं जो हाइपोफाइसिस की तरफ होती हैं, वो कोशिकाएं विकास करके क्या बनाती हैं, रेडिकल और हाइपोकॉटिल बनाती हैं, तथा ऊपर की 4 कोशिकाएं कॉटिलिडन्स और प्लूमूल बनाती हैं। रेडिकल के द्वारा जड़तंत्र का निर्माण होता है और प्लूमूल के द्वारा तने का निर्माण होता है। कॉटिलिडन्स जो होते हैं ये फिर बीज पत्र में बदल जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये भ्रूण बीजांड के अंदर कैसे, यहाँ पर मैं बताऊंगा ये भ्रूण बीजांड के अंदर कैसे रखा रहता है, कैसे दिखाई देता है। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ समझने के लिए देखना है, बाकी आपको एग्जाम में ये वाला फिगर नहीं बनाना है। हमारा जो बीजांड था कुछ इस तरीके से संरचना थी ना बीजांड की, ये देखिए बीजांड कुछ इस तरीके से हमारा बीजांड था। ठीक है, इस तरीके से बीजांड था। जो इम्ब्रियो वो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है, ये एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस विकसित होकर के इस तरीके से एक संरचना बना लेता है, पूरा ये एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, ये क्या बन गया, एंडोस्पर्म बन गया। ठीक है,
जो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस था उसने बना लिया एंडोस्पर्म। ठीक, ये क्या बन गया, ये बन गया एंडोस्पर्म। देखिए इम्ब्रियो सैक था, ये इम्ब्रियो सैक के अंदर ये एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस था और ये जाइगोट था। ठीक है, ये एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस विकसित होकर के इस तरीके की एक संरचना बना लेता है जिसको बोला जाता है एंडोस्पर्म। ये क्या बन गया, ये बन गया एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म बन गया जिसको हम बोलते हैं भ्रूण पोष। ये भ्रूण को पोषण देगा। इसके बाद जो ये जाइगोट है ना, यही वाला जाइगोट विकसित होकर के हमारा अब यहाँ पर बना लेता है एक इम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये सस्पेंसर बन जाता है जाइगोट का। और सस्पेंसर के जो नीचे हॉस्टोरियल सेल थी ना, ये हॉस्टोरियल सेल होती है जो कि एंडोस्पर्म से चिपकी रहती है और इससे भ्रूण भ्रूण के लिए पोषण क्या करती है, चूस यहाँ से भ्रूण के लिए पोषण अवशोषित करती रहती है। ये पूरा सस्पेंसर वाला एरिया है इसका। इसके बाद ये भ्रूण ऐसे हृदयाकार संरचना में बदल जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे ये हो गया भ्रूण। ठीक है, ये भ्रूण इस तरीके से बीजांड के अंदर पड़ा रहता है। ठीक, ये हो गई इसकी हाइपोफाइसिस सेल। ठीक, इसकी हाइपोफाइसिस सेल के द्वारा जो रूट होती है जड़, उसका रूट कैप बनता है। मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया था, आप देखिए ध्यान से। ये जो लास्ट का हृदयाकार संरचना होती है, द्विबीजपत्री भ्रूण जो होते हैं वो इसी तरीके से हृदयाकार रूप में ही विकसित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इसका हॉस्टोरियल सेल है, ये सस्पेंसर है। ठीक है, ये जो हाइपोफाइसिस सेल है और यहाँ पर ये क्या था, ये था रेडिकल वाला एरिया और ये था हाइपोकॉटिल वाला एरिया। ठीक है, ये इसके कॉटिलिडन्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, इसके कॉटिलिडन्स हैं। ठीक, और यहाँ पर विकसित होता है पिलूमोल। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है रेडिकल। ठीक है, और ये होता है हाइपोकॉटिल। ये क्या होता है, हाइपोकॉटिल होता है। मैंने आपको बताया था कि रेडिकल से जड़ बनती है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये जो हाइपोफाइसिस होती है, हाइपोफाइसिस, इस हाइपोफाइसिस के द्वारा जड़ के नीचे जो रूट कैप होती है वो बनती है। जैसे कि किसी भी पौधे की जड़ जब इस तरीके से नीचे की ओर जाती है, इस तरीके की जड़ होती है, तो इसमें यहाँ पर इस तरीके से एक कैप सी लगी रहती है। इस कैप का निर्माण होता है हाइपोफाइसिस से, बाकी पूरी जड़ बनती है इस रेडिकल से। ठीक है, ये वाला एरिया कौन सा होता है, ये वाला एरिया पिलूमूल का होता है। ठीक है, ये पिलूमूल का एरिया होता है और ये क्या होते हैं, ये कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, ये कॉटिलिडन्स होते हैं। तो ये वाला भ्रूण यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से पड़ा हुआ रहता है बीजांड के अंदर। ठीक है, और ये पूरा जो बीजांड होता है फिर बीज में बदल जाता है। ठीक है, और ये बीजांड किसके अंदर रहता है, ओवरी के अंदर रहता है। इस तरीके से आपने देखा हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे अगर तो ध्यान से, इस तरीके से ये पूरा बीजांड किसके अंदर था, एक ओवरी के अंदर था। इस तरीके से ये बीजांड किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है। और ये फिर किसमें, ओवरी किसमें बदल जाती है, ये ओवरी बदल जाती है फल में। इस तरीके से ये ओवरी फल में बदल जाती है और बीजांड बीज में बदल जाता है। ठीक है, तो निषेचन पश्च घटनाएं हो गई हैं भ्रूण का विकास। आपके एग्जाम में यही पूछता है भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक, इसको देखिए। अब ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अपना तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे मानव जन्म, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को देखिए। जहाँ भी डिस्टर्बेंस हो, जो भी आपको दिक्कत समझ में आ रही हो, आप कमेंट करिए, मैं आपको कंफर्म करके समझाता हूँ उसको। ओके, धन्यवाद।